बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी। सिलेबस की यदि हम बात करें तो ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट है सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम, वो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और इसके सभी लेक्चर्स अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। सेंटर ऑफ मास के नेम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे आप जाइए, आपको वहां पे सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर के। अब स्टार्ट करते हैं डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी। इसको स्टार्ट करने से पहले हम रिजिड बॉडी को समझते हैं। रिजिड बॉडी होता क्या है, अब किस टाइप की बॉडीज को रिजिड बॉडी बोलते हो। हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ए बॉडी इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी इफ द शेप ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ इसको समझो एक बार। मेरे पास मार्कर है, ओके, इस मार्कर पे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ओके। तो इसकी शेप में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो इस टाइप की बॉडीज को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। A body does not change in the shape under the influence of external force is known as rigid body। तो ऐसी बॉडीज जहां पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे फिर भी उसकी शेप में चेंज नहीं होता, इस टाइप की बॉडीज को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। और यदि हम बात करें तो इसमें एटम्स की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज नहीं होती इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यदि आप अप्लाई करते हो तो जिन एटम से मिलके ये बॉडी बनी है उनके बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी इनवेरिएंट रहती है, चेंज नहीं होती। इस टाइप की बॉडीज को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। एग्जांपल की हम बात करें तो मेटालिक रोड इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। लाइक मार्कर, अभी मैंने आपको समझाया कि मार्कर पे यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस तरह की बॉडी क्या कहलाती है? रिजिड बॉडी कहलाती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रिजिड बॉडी और इसको डिफाइन करिए कि रिजिड बॉडी होता क्या है। ए बॉडी डज नॉट चेंज शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉन एज रिजिड बॉडी। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मेटालिक रोड। मेटालिक रोड इज एन ए रिजिड बॉडी। आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तब भी उस बॉडी की शेप में कोई चेंज नहीं आता, ओके। नाउ रोटेशनल मोशन क्या होता है? नॉर्मल लीनियर मोशन हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन मोशन हम पढ़ चुके हैं। रोटेशनल मोशन को आप किस तरह से डिफाइन करते हो? रोटेशनल मोशन को हम डिफाइन करते हैं फॉर ए रिजिड बॉडी। इफ every particle of a rigid body, अच्छे से सुना, if every particle of a rigid body move in a circular path along a straight line, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और इस एक्सिस को, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। लाइक लट्टू आपने देखा होगा ना, लट्टू को जैसे आप छोड़ते हो तो वो गोल गोल रोटेट करता है, उसका हर एक पार्टिकल गोल गोल मूव करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है अबाउट ए स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। बहुत ही नॉर्मल एग्जाम की हम बात करें तो चक्री जो बच्चे खेलते रहते हैं, नॉर्मल छोटी सी चक्री होती है, आप उसको घुमाते हो, एक बार घुमा के छोड़ते हो तो वह गोल गोल रोटेट करती है अबाउट ए फिक्स लाइन। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। और जिस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करती है उसे आप क्या बोलते हो? रोटेशनल एक्सिस। तो ये भी राइट डाउन कर लीजिए आप कि रोटेशनल मोशन होता क्या है? रोटेशनल मोशन अकर्स इफ एवरी पार्टिकल इन द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल अबाउट अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन के अबाउट वो सर्कल के अंदर मूव करता है, इस टाइप के मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और इस लाइन को हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस, ओके। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक ये रहेगा डेराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, ठीक है। तो ये लिख लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद हेडिंग डालो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए रोटेटिंग बॉडी, ओके। वहां से देखेंगे अभी कि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है। नॉर्मल क्वेश्चन वहां से ये बनता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का एक्सप्रेशन निकालना है, ओके। तो करें स्टार्ट, कर दो इसको रेज, करते हैं मूव आगे। डालो हेडिंग इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप किस तरह से डिफाइन करते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन for a rotating body स्टार्ट
करते हैं टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना है। तो क्या करें, हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं एक बॉडी जिसका मास m है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम आप डिफाइन करोगे j, और j कितना होता है r क्रॉस p। यहां से हमें इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग करनी है। ओके, सो लिखे इसको, वी कंसीडर a body of mass m, we consider a body of mass m rotating about a fixed axis with ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। आप ये डिफाइन कर दो पहले, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर मोमेंटम J फॉर ith पार्टिकल क्या होगा, RI क्रॉस PI। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड P की यदि हम बात करें तो P यहाँ पे क्या होता है, mv। तो हमने ith पार्टिकल के लिए हमने मोमेंटम डिफाइन कर दिया। तो J कितना आ रहा है आपके पास, RI क्रॉस MVI। कोई डाउट है, नहीं है ना। टोटल मोमेंटम की यदि हम बात करें, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो क्या करें, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके मोमेंटम का सम कर देते हैं, समेशन ले लेते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी, ओके, वो क्या आएगा, कैपिटल J एंड विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n JI। ठीक है, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n RI वेक्टर प्लस MVI। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल मोमेंटम डिफाइन कर दिया। एंड टोटल मोमेंटम विल बी सम ऑफ ऑल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नाउ वी डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। हम यदि इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करें, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, करो। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है आपकी, dz/dt इक्वल, करो सिंप्लीफाई, दोनों क्या है, यहाँ क्रॉस है, गलती मत करना, बहुत बड़ी गलती की अपन ने। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, सो करते हैं, ये है क्या, मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को कांस्टेंट करो पहले। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो हमने यहाँ I इक्वल टू 1 to n dRI/dt, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। सेकंड कांस्टेंट तो हमने ये सेकंड को कांस्टेंट रख दिया, प्लस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट 1 to n, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन तो कर दो, क्रॉस m dVI/dt, और I कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। नाउ देखो, फर्स्ट टर्म, ये रही फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में dRI/dt क्या होता है, वेलोसिटी ना। तो देखो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या आ रहा है, VI क्रॉस MVI। m इज कांस्टेंट तो हमने बाहर ले लिया, VI क्रॉस VI खुद के साथ वेक्टर प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो dz/dt आपके पास कितना कैलकुलेट होके आ रहा है, इरेज कर दो थोड़ा सा ऊपर। देखो फर्स्ट टर्म कैंसिल है, तो dz/dt आपके पास कितना निकल के आ रहा है, dz/dt विल बी I इक्वल टू 1 to n RI क्रॉस m dV/dt विच इज एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हमने a से डिफाइन किया है। एंड f इक्वल टू कितना होता है, ma बाय न्यूटन सेकेंड लो। तो dz/dt आपके पास कितना आ रहा है, I इक्वल टू 1 to n RI क्रॉस FI। ओके, एंड दिस इज अ टॉर्क को आप किससे डिफाइन करते हो, R क्रॉस F से ना। तो आपके पास रिलेशन क्या आ रहा है, dz/dt इक्वल टू टॉर्क। कोई दिक्कत है, ये एक्सप्रेशन तो हम पहले भी निकाल चुके हैं एंगुलर मोमेंटम वाले चैप्टर में। इससे पहले वाला जो चैप्टर है ना, सेंटर ऑफ मास, वहां पे भी हम निकाल चुके हैं ये एक्सप्रेशन। नाउ फॉर रोटेशनल मोशन J कितना होता है, I ओमेगा। ठीक है, तो dz/dt निकालो, कितना आएगा, I is the momentum of inertia which is constant quantity and d omega by dt. Okay, so by equation number 2 and 3, equation 2 and 3 से क्या आ रहा है आपके पास, equation 2 and 3
पुट करो वैल्यू आई डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। फॉर रिजिड बॉडी टॉर्क कितना होता है, 0। फॉर रिजिड बॉडी टॉर्क कितना होगा, 0 होगा ना। क्या वहां पे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो नहीं होगी ना, तो टॉर्क कितना होगा, 0। तो यू कैन सी डी ओमेगा बाय डी टी एंड आई इक्वल टू 0। ये किस चीज को शो कर रही है, ये किस चीज को शो कर रही है, डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू 0 या फिर ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको समझ आया क्या यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या फिर इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क, जो बॉडी है वो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, जो रोटेशन हो रहा है बॉडी का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट करता रहेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या आपको? इनर्शिया में भी तो हम पढ़ते हैं ना, व्हाट इज इनर्शिया। कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे बनी रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंस में कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी। इस तरह की इनर्शिया को हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। इसको हम मेजर करते हैं बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। जिस तरह से नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन की हम बात करते हैं तो वहां पे भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर रखी है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पढ़ के आओ ना। यहाँ हम रोटेशनल मोशन के लिए उस चीज को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो रूल तो वो ही अप्लाई हो रहा है ना। नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन की हम बात करें तो कोई बॉडी रेस्ट पे बनी रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दो। सिमिलरली वो रूल रोटेशनल मोशन में भी फॉलो होता है। रोटेशनल मोशन में एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो वो बॉडी ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट करती रहेगी। ओके, दिस इज नॉन इज रोटेशनल इनर्शिया और इसको मेजर करते हैं बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द रिजल्ट इज, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या निकल के आ रहा है, आई डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू 0 या फिर आई डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू टो। ये आपका रोटेशनल मोशन का इक्वेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क ओमेगा विल बी कांस्टेंट। ओके, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और टॉर्क किसके बराबर होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, या फिर हम बात करें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डी जे बाय डी टी इक्वल टू टॉर्क। तो यदि वहां पे टॉर्क है तो कब होगा, जब वहां के एंगुलर मोमेंटम के अंदर चेंज हो रहा होगा डी जे बाय डी टी इक्वल टू टॉर्क। तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। ओके, आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। तो इसकी कंक्लूजन्स भी हम लिख लेते हैं कि यहाँ से कंक्लूजन्स क्या निकल के आ रहा है। ये समझ आ गया, कर दूं मैं इसको इरेज। ओके, कंक्लूजन्स देखो यहाँ पे कंक्लूजन्स क्या निकल के आ रहा है। First conclusion is torque is always needed in order to change the angular momentum J। dz by dt कितना आ रहा था, टॉर्क आ रहा था। तो समझ आया आपको कि यदि वहां पे टॉर्क है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को वो शो करता है। एंड द सेकंड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क dz by dt। ओके, ये किस चीज को शो कर रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक रिजिड बॉडी के, तो किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। तो आप ये कंक्लूजन्स भी लिख लीजिए कि टॉर्क इज ऑलवेज नीडेड इन ऑर्डर टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वहां पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होना जरूरी है। एंड सेकंड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी। ओके, तो वो किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होगा। लिख लो आप ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे इनर्शियल कॉफिशिएंट, कि इनर्शियल कॉफिशिएंट क्या होते हैं।